हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के द हिंदू एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। आज है 20 मार्च। पहला जो आर्टिकल होगा वो होगा यूएस चाइना से रिलेटेड बात होगी कि ट्रेड वॉर है, ऑब्वियस सी बात है। बट जो स्पेसिफिक टॉपिक पे बात किया है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन दोनों के ऊपर, साथ ही साथ इंडिया के ऊपर क्या असर होने वाला है आने वाले टाइम पे। ये अच्छा पॉइंट रहेगा, इसे डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट रहेगा, जो दूसरा आर्टिकल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा लोकपाल से रिलेटेड है। हाल ही में क्या हुआ कि एक हाईकोर्ट के जज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे। क्या रीज़न था हम लोग आर्टिकल में ध्यान से समझेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि आपके पास ये पावर नहीं है। तो समझेंगे कि लोकपाल की तरफ से क्या आया स्टेटमेंट, देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उस एंगल को समझेंगे। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लग रहा है इस बार एग्जाम में भी पूछा जाएगा, चाहे वो मेंस हो या फिर प्रीलिम्स, वो है डिलिमिटेशन। ठीक है, फिर से इसके ऊपर आर्टिकल आया है, हम लोग फिर से समझेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे नए एंगल्स को। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है चाइना और यूएस ट्रेड वॉर से रिलेटेड है। तो हुआ क्या कि ट्रंप आए, उन्होंने बोला था कि मैं 10% का टैरिफ लगा दूंगा, फिर आने वाले टाइम पे उसे 20% कर दूंगा। किन कंट्रीज़ के ऊपर? चाइना, मैक्सिको, कनाडा। बट ये जो कनाडा और मैक्सिको है, इन्होंने 10% का टैरिफ तो लगाया इन तीनों कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, कनाडा, मैक्सिको, चाइना। बट जो फिर इसके बाद इन्होंने बोला था मैं 20% का टैरिफ लगाने वाला हूँ 4 मार्च से। तो चाइना के ऊपर तो लगा ये 20% का टैरिफ, बट जो ये कनाडा और मैक्सिको है, इनके हर प्रोडक्ट पे इन्होंने टैरिफ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनको आता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल से यूएस में ये जब आता है कच्चा माल, तो इसका वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो कि मार्केट या फिर ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मार्केट पे उसे ये लोग सेल करते हैं। तो ट्रंप ने थोड़े से तो चांसेस दे दिए कनाडा को और मैक्सिको को, बट चाइना के खिलाफ एकदम इनकी सख्ती बरकरार है। अब मार्केट समझते हैं। तो अब चाइना ने भी बोला ठीक है, आपने हमारे ऊपर 10% का टैरिफ लगाया, बाद में उसको इंक्रीज करके 20% का टैरिफ लगाने की बात कर रहे हो, हम भी आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें 10% का टैरिफ लगाते हैं। जैसे कि चाइना क्या क्या इंपोर्ट करता था यूएस से? सोयाबीन, सोरगुम, बीफ, पोक, डेयरी, एक्वाटिक प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल्स। और 15% का टैरिफ लगा दिया इन लोगों ने वीट, कॉर्न, कॉटन, चिकन, जो कि यूएस से आ रहा था। अब यूएस का जो मार्केट है चाइना के लिए बहुत बड़ा था, मतलब कि यूएस बड़े अमाउंट में चाइना में एक्सपोर्ट कर रहा था। जैसे कि 27.29 बिलियन, लगभग 28 बिलियन का ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। जो कि मेन प्रोडक्ट कौन कौन से हुआ करते थे? सबसे ज़्यादा ये लोग सोयाबीन करते थे, देन बीफ, उसके बाद एंड में कॉटन। तो अब ये 15% का जो ये टैरिफ लग गया है इनके प्रोडक्ट पे, तो चाइना में क्या होगा? ये इनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। अब कोई भी महंगे प्रोडक्ट्स खरीदेगा नहीं अमेरिका का, ये लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। तो चाइना का मेन एम क्या है? जो यूएस का फार्म है, जो यूएस के फार्मर्स है, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालना। ठीक है, सोयाबीन, कॉर्न, वीट, ये आपको जो मिड वेस्ट पार्ट है, ये मिड है, ये जो वेस्ट पार्ट है, कभी कभी पेन सही से काम नहीं करता, ये जो वेस्ट पार्ट है इसके ऊपर इम्पैक्ट डालना है। और दो सदर्न मोस्ट पार्ट है जो कि कॉटन बेल्ट है यूएस का, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालना है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के फार्मर्स ने बोला था कि हमने आपको वोट किया, ठीक है, और आपका जो ये टैरिफ वाला फंडा है हमारे ऊपर उल्टा पड़ रहा है। मतलब कि आप आने वाले फ्यूचर में देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है यूएस के फार्मर्स के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं चाइना में, और उसका डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ट्रंप आने से पहले का सिनेरियो समझिए। थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, ठीक है, चाइना यूएस के अंदर। 114% से ग्रोथ यूएस का हो रहा था उनके एक्सपोर्ट का चाइना के अंदर। और वहीं पे चाइना का ग्रोथ जो था एक्सपोर्ट का, वो 348% का था यूएस के अंदर। डिफरेंसेस समझ रहे हो कितना ज़्यादा था? अब चाइना आज के डेट में वर्ल्ड का लार्जर इंपोर्टर है। कौन से? एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, जैसे सोयाबीन अभी तक जो यूएस से ले रहा था, वीट, बार्ले, कॉटन। इसको मिनिमाइज करने के लिए दो वहाँ की बॉडीज़ हैं, ठीक है, कॉफको, सिनोग्रेन। कॉफको क्या करता है? ये देखता है कि
अगर ये लोग अमेरिका से सोयाबीन मंगा रहे हैं तो ये देखता है कि यार लोकली, मतलब कि चाइना के अंदर ही उसको रिप्लेस किया जा सकता है। वीट है तो उसका ऑल्टरनेटिव देखता हूँ, कल को यूएस में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके बदले में मैं कहीं और से, जैसे ब्राज़ील से डील कर सकता हूँ कि नहीं। ये कॉफको का काम है, मतलब फूड सप्लाई जो है चेन वो कभी डिस्टर्ब ना हो, ये कॉफको देखता है। सिनोग्रीन क्या करता है, ये मैनेज करता है कि जो ग्रेन है, जैसे इंडिया में क्या है, नेशनल फूड जो सिक्योरिटी एक्ट है उसमें क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि जो बफर स्टॉक है ग्रेन्स के वो बना रहे, उसी हिसाब से स्नो ग्रेन यहाँ पर देखता है कि जो इनका स्टॉक है रिजर्व में जो ग्रेन्स है। और फूड इंपोर्ट है, जैसे कि फूड इंपोर्ट कहीं कम हो जाए तो क्या इनके पास बल्क में स्टॉक पहले से पड़े हुए हैं इनके जो रिजर्व है उसके अंदर की नहीं, ये सिनोग्रीन देखता। तो ये दो बॉडीज वहाँ पे वर्क करती है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हुआ 2020 और 21 में क्या हुआ कि देखो, एक तो कोविड चल ही रहा था, फिर रसिया यूक्रेन वॉर आ गया। तो इस समय जो ग्रीन का जो चेन था, मतलब ग्लोब मार्केट लेवल पे देखा जाए तो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे या फिर इंपोर्ट हो रहा था चाइना के अंदर वो डिस्टर्ब हुआ। ठीक। और सबसे ज़्यादा जो ये ग्रीन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री थी वो थी यूक्रेन, और यूक्रेन में वॉर हो गया। तो इसके कारण ये दो बॉडीज़ को फॉर्म किया गया। अब देखो, एग्रीकल्चर सेल्फ रिलायंस पे आज के डेट पे चाइना का मेन फोकस है कि हमें कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करवाना, जैसे कि हम डिपेंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूएस के ऊपर, उसे डिक्रीज करना है, जो कि देख भी रहा है। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है चाइना के अंदर वो इंक्रीज हुआ है, 694 मिलियन टर्न हुआ करता था, जो कि इंक्रीज होकर आज के डेट में कितना हो गया, 767 मिलियन टर्न हो चुका है। ठीक। सॉरी, ये 2032 तक इतना इंक्रीज हो सकता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी देख लेते हैं। जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी था चाइना का 148 मिलियन टर्न था, जो कि डिक्रीज हो गया है, 122 मिलियन टर्न हो चुके हैं आज के डेट में। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है जिनपिंग चाइना के, उन्होंने बोला है सेल्फ सफिशिएंट बनना है हमें, फूड ग्रेन में, फूड इंडस्ट्री में हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे इंडिया का आत्मनिर्भर है, हमारा भी तो यही फोकस है कि भाई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है, कल को ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर ना पड़े। हमारे 5 पिलर्स हैं। एक तो डेमोग्राफिक लेवल पे है कि डेमोग्राफिक लेवल पे हम वर्क करेंगे सिस्टम, मतलब एआई। हाल ही में एआई आप देखे होंगे, ठीक है, एआई रिलेटेड कितने सारे स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। या फिर डेमोग्राफिक लेवल पे देखा जाए तो पीएम, कल ही बात किए थे, पीएम इंटर्नशिप स्कीम था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को जॉब प्रोवाइड करना और इंटर्नशिप के हेल्प से उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। डिमांड, जो हमारा जो डिमांड है वो लोकली जो सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव करके फुलफिल किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, इकोनॉमी मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ रहे, उसके ऊपर फोकस करना है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये बोला है कि जो चाइना इंपोर्ट करा रहा था इनसे, यूएस से एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट, वीट, कॉर्न, बार्ले, ये 2025 में इसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। मेन रीज़न सेल्फ सफिशिएंट और ऑल्टरनेटिव्स पे ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यूएस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। चाइना का जो सोयाबीन इंपोर्ट है वो गिरा है कंपेयर, जो कि आप 2017-18 में देखो 30% हुआ करता था, आज के डेट में 2023-24 में वो 22% का ही रह गया है। रीज़न क्या है? चाइना ऑल्टरनेटिव देख रहा है कि हम लोग ब्राज़ील से मंगा लेंगे, ठीक है, जो कि इन लोगों ने जो राइस देखने के लिए मिला है, पहले 62% वहाँ से आता था, आज के डेट में 71% सोयाबीन यहाँ से एक्सपोर्ट करता है चाइना। एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करता है, अपनी कंट्रीज़ में मंगाता है। ब्राज़ील एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ब्राज़ील के तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हैं। यूएस का देखा जाए तो यूएस कॉर्न और जो सोयाबीन एक्सपोर्ट कर रहा था चाइना को, उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक। चाइना जो मैंने अभी बताया ना डाइवर्सिफाई कर रहा है कि हम एक जगह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कराएंगे कोई भी प्रोडक्ट को, अब वो देख रहा है कि यूएस को छोड़ के डाइवर्सिफाई करना है, ब्राज़ील की तरफ जा रहे हैं, अर्जेंटीना की तरफ जा रहे हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि जो यूएस चाइना वॉर है अभी और इंटेंसिफाई होगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, ट्रम्प तो अभी आया ही है। इसका पूरा प्रेशर किसके ऊपर आने वाला है? इंडिया के ऊपर। कोविड के टाइम पे आपको याद होगा कुछ मेडिसिन चाहिए थी यूएस को, जो कि इंडिया नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था क्योंकि इंडिया को भी वो नीड थी। तो यूएस ने बोला था हम आप, ट्रम्प ने बोला था एक तरीके से कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो वही वाला कहानी फिर से रिपीट होने वाला है, क्योंकि आज के डेट पे इंडिया के ऊपर आएगा कि जो अमेरिका के यूएस के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उसे आप अपने मार्केट में
आने दे, अपना मार्केट ओपन करे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके, जो कि इंडिया बिल्कुल भी हामी नहीं भरने वाला, क्योंकि पिछले कई टाइम से कई सारे मार्केट है, यूरोपियन मार्केट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग मांग रहे हैं बट इंडिया प्रोवाइड नहीं कर रही है। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो चाइना का मेन फोकस क्या है, आत्मनिर्भर बनना है, और अपने जो इंपोर्ट करा रहे प्रोडक्ट, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, इन सब चीज़ों को ये डाइवर्सिफाई करके बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट कराएंगे। ये बेसिक सा आर्टिकल था। आइए दूसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। हाल ही में क्या हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कोर्ट का जजमेंट आने वाला था, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है प्लस जो एडिशनल हाई कोर्ट जज है, इनका जो डिसीजन था इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है एक और एडिशनल हाई कोर्ट जज ने। ये माना जाता है जो ये प्राइवेट कंपनी है एक टाइम पे क्लाइंट हुआ करती थी इन हाई कोर्ट जज की। मतलब आपको अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको एडवोकेट बनना होगा, 10 साल की सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा। तो इस दौरान ये इनके क्लाइंट हुआ करते थे, ये प्राइवेट कंपनी। तो इनके फेवर में डिसीजन आए, इस तरीके से इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है इन दोनों को, ये आरोप है। तो ये लोकपाल के पास ये केस गया, लोकपाल ने बोला ठीक है हम इनके ऊपर जांच करेंगे, ठीक है। फिर बीच में कहानी में एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, स्टे लगा दिया लोकपाल के जो जांच को, इन्वेस्टिगेशन को स्टे लगा दिया। क्यों? क्योंकि लोकपाल के पास कोई पावर नहीं है कि वो जज के डिसीजन पे या फिर उनके जजमेंट पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सके। क्यों? क्योंकि जज जो है वो इंडिपेंडेंट है और लोकपाल के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। सेक्शन 77 आईपीसी आज के डेट में, जो कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 15, ठीक है। इसमें क्या वो बोलते हैं कि जो भी हाई कोर्ट का जज हो या फिर कोई भी जज है, वो जब पावर में है और वो जब डिसीजन दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शंस नहीं लिया जा सकता, कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता। सिमिलर वे में कोई सिविल सर्वेंट है तो उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अगर करना भी है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से उसे परमिशन लेना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई स्टेट ऑफिसर है, ठीक है, स्टेट का कोई ऑफिसर है, तो सपोज करो सीएम को लेना है इनके खिलाफ एक्शन, तो इनको पहले परमिशन लेना होगा गवर्नर के पास जा करके। तो सिमिलर वे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि ऐसे डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हो किसी के मतलब किसी जज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। एक मैकेनिज्म है, उसे फॉलो करना है। मतलब अगर वो हाई कोर्ट का है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट का केस है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाओ या फिर प्रेसिडेंट के पास जाओ। अब ये लोग क्या करेंगे, एक इन हाउस कमेटी बैठाएंगे, वो कमेटी डिसाइड करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और बताएगी कि हाँ वो जज करप्ट है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। के वीर स्वामी केस 1991, के वी स्वामी केस में हुआ क्या कि ये एक हाई कोर्ट के जज थे। इनकी जब प्रॉपर्टी देखी गई, जो इनकी सैलरी है और इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी मिसमैच थी। मतलब कि इतने कम सैलरी में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई नहीं खड़ा कर सकता था। तो इनके खिलाफ सीबीआई ने जांच करने की स्टार्ट की। सुप्रीम कोर्ट में गया ये बात कि सीबीआई जांच कर रहा है हमारे एक जज के ऊपर, कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि आप इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो सीबीआई को। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपको जज के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगा, किसका? प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। जब ये परमिशन मिल जाएगा सीबीआई को, तब ये जो जज है के वीर स्वामी केस में यही हुआ था, इनको परमिशन मिल गया सीबीआई को प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट ने किससे कंसल्ट किया था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। सिमिलर वे में यहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। अब लोकपाल को समझ लेते हैं। लोकपाल आपका 2013 में आया था, याद है ना, अन्ना हजारे का आंदोलन था करप्शन के खिलाफ।
उस दौरान आया था। तो सेक्शन 14 कहता है इसका कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, चाहे वो चेयरपर्सन हो, चाहे वो पीएम हो, मिनिस्टर हो, मेंबर हो, ऑफिसर हो, या फिर एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई भी बॉडी का जिसे स्टेब्लिश किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, मतलब किसी एक्ट के थ्रू वो बॉडी को बनाया गया है, उनके खिलाफ कंट्रोल किया जा रहा है या फिर फाइनेंस किया जा रहा है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। वो कौन, लोकपाल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो यहाँ पे जो लोकपाल है वो कहते हैं, जो लोकपाल के चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो याद, इनके पास भी नॉलेज है। तो ये क्या कहते हैं कि देखो, इनके पास सुप्रीम कोर्ट के एक पर्सन के खिलाफ आया था करप्शन के, तो इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पावर के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से बनाया गया है। हाई कोर्ट के खिलाफ ये क्यों जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जो जज है उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? इन्होंने बोला जो हाई कोर्ट में है, जो बैठे हैं, ये एक एक्ट के थ्रू आया है, ठीक है। आपको याद होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक्ट के थ्रू आ रहे हैं। सिमिलर वे में ये आ रहे, इससे पहले आया हुआ था इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आए हुए एक्ट्स है, तो इनके खिलाफ जो जज है हाई कोर्ट के, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी ये चीज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। कपिल सिब्बल, जो कपिल सिब्बल जी है वो असिस्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट को, नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट को। और कपिल सिब्बल जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि एक काम करिए कि जो जज है इनके खिलाफ कोई भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं की जा सकती है। इस जजमेंट में हमें ये भी ध्यान में दे के रखना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अभी हम लोगों का जो मेन फोकस है उसी पे रहो। मतलब कि अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं कि लोकपाल के पास पावर है कि नहीं, कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि नहीं जजों के खिलाफ। ये एफआईआर वाले फंडे को दूर रखते हैं इस समय के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा था। अच्छा आर्टिकल आ रखा है डिलिमिटेशन पे, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बट इसमें कुछ नया एंगल है। क्यों? अमित शाह जी ने हाल ही में बोला है कि जो साउथ के स्टेट है, जैसे तमिलनाडु आके निकल के बोला कि देखो अगर डिलिमिटेशन आएगा हमारी सीटें गिर जाएगी। बट अमित शाह जी ने बोला है कि देखो प्रो रेट बेसिस पे आपकी सीटें इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो उसी को यहाँ पे समझाया गया है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट क्या है, जो आ रखे हैं आज तक 4 आ रखे हैं, उन सब के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या अमेंडमेंट्स आया। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 82 जो कि बात करता है, इनएक्ट करने की बात करता है डिलिमिटेशन को, और डिलिमिटेशन हर सेंसस के बाद इसे लेके आना है। ये आर्टिकल 82 डील करता है। स्टेट लेवल पे आपका आर्टिकल 170 डील करता है। मीन्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीड क्या है डिलिमिटेशन की, तो पहला तो आपको पता होना चाहिए इसकी नीड क्या है। देन चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है आज की डेट पे ये, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड, ये 3 चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये आर्टिकल रफ आइडिया देता हूँ कि ये आर्टिकल शुरुआत में ही बता देता है कि देखो 2 तरीके से सीटों की डिवाइड हो सकती है। एक तो जो हमेशा से चल रहा आ रहा है कि 543 सीटों पर ही सीटें डिवाइड होगी। तो उसके अंदर देखा जाए तो जो यूपी है उसका सीट 80 से 91 हो जाएगा, यानी कि 11 सीटें इंक्रीज हो जाएगी। सेम कहानी बिहार के साथ है, 40 से 50 हो जाएगी, 10 सीटें इंक्रीज हो रही है। बट जैसे ही आप साउथ में आओगे, यहाँ पे आ गया आपका तमिलनाडु, 8 सीटें डिक्रीज हो जा रही है। आंध्र प्रदेश की -8 सीटें डिक्रीज हो रही है। केरल के साथ भी -8 सीटों का डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। कर्नाटका में 2 सीटें डिक्रीज होगी अगर सीटें नहीं इंक्रीज की गई तो। ये पहला सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में बोला जा रहा है चलिए सीटें जो 543 है इसको इंक्रीज करके ये लोग अप्रॉक्स 848 सीटें कर दें, ठीक है, नए डिलिमिटेशन में, जैसे कि अमित शाह जी ने बताया है। तो जो इंक्रीमेंट है वो देखिए कितना डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश में जो 80 है वो 143 हो जाएगी, लगभग 63 सीटें इंक्रीज हो रही है। बिहार में लगभग 39 सीटें इंक्रीज होगी। वहीं पे आप तमिलनाडु में जाए 10 सीटें इंक्रीज हो रही है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना 12 सीटें,
ठीक है, केरल में कोई सीटें इंक्रीज नहीं होगी। अब डिटेल मैनर में समझते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे की, डिलिमिटेशन है क्या और कैसे ये वर्क करता है। अब यहाँ पे समझते हैं प्रॉपर वे में कि डिलिमिटेशन होता क्या है और ये किस बेसिस पे सीटें अलोकेट करती है। तो सबसे पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन आया था 1952 में आया था। ठीक, अब 4 बार आ चुका है। 1952 में आया था, 1963 में आया था, 1973 में आया था, फिर 2002 में आया था। तो इस समय क्या हुआ था, सेंसस आया और उसी के तुरंत बाद इलेक्शंस हो गए 1952 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट बन गया। 1962 में सेंसस हुआ और उसके एक साल बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आ गया 1963 में। देन सिमिलर केस 1972 में सेंसस हुआ, 1973 में डिलिमिटेशन एक्ट आ गया। तो ये सिंपलर चलता आया, बट 1973 में एक चीज़ चेंज हो गई। ठीक है, 1973 में एक चेंजेस आई, यहाँ पे आया 42nd अमेंडमेंट। इसमें ये कहा गया कि कई स्टेट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, कईयों की डिक्रीज हो रही थी, तो इन्होंने ये कह दिया कि अब सीटें फ्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, अब सीटों को फ्रीज कर देते हैं, मतलब जो 543 का फिगर है इसे फ्रीज कर दिया गया कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, अब इतनी ही सीटों पे जो भी इलेक्शंस होगा वो लड़ा जाएगा। देन 2002 में आता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। इसमें एक चेंज कर देते हैं कि चलो सीटें जो 543 आपने बोला वो रखते हैं, बट जो बाउंड्री है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज है, इसे हम लोग रीएडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है, रीएडजस्ट करते रहेंगे। तो ये आ गया, और बोला गया ये उस वक्त तक चलेगा, मतलब कि 25 ईयर तक ये चलता रहेगा। यानी कि अब 2026 में इसको चेंज करने के बाद बारे में बात की गई है कि ये जो फिगर है इसे अब चेंज करने की बात की जा रही है। तो इसी को लेके जो साउथ के स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। अब थोड़ा सा डीलिमिटेशन की पावर्स को समझ लेते हैं। जो भी डीलिमिटेशन कमीशन होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऑर्डर के खिलाफ कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते हैं। देन ये जो ऑर्डर है लोकसभा में जाएगा, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, बट यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती है कि लोकसभा में गया तो मॉडिफाई कर देंगे वो लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स की। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक, देन इसमें आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं आपके। देन स्टेट, जो भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स बैठते हैं। तो ये 3 मेंबर्स की बॉडी है, ये याद रखिएगा। बेसिक सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखिएगा कि आज तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। कब कब, 1952, 1950 सॉरी 63, 1973, 2002। 1973 में अमेंडमेंट आया था 42 वाला, जिसमें सीट को फ्रीज कर दिया गया था। 2002 में 84th अमेंडमेंट आया था, जिसमें बोला गया कि चलो सीटें जो 543 का फिगर है उसे रखते हैं, बट जो बाउंड्री है उसे एडजस्ट करते रहेंगे, मतलब कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसे चेंज करते रहेंगे।